हेलो एवरीवन, हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक सीरीज। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे ईपीएफओ का जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका सोशल सिक्योरिटी। और एक और हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेज हैं वो सारे के सारे हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज के साथ जुड़िए और ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या। सोशल सिक्योरिटी को आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो आपकी वैकेंसी आई है, जो ईपीएफओ की वैकेंसी है, ये हर साल नहीं आती है। आपको पता होना चाहिए कि हर 2 या 3 साल में ये रिक्रूटमेंट एक होता है और इस टाइम पर अगर ये रिक्रूटमेंट हुआ है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए और आपको तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी अगर नहीं की है वो इस एग्जाम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आई है वो बेसिकली 3 पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। वो 3 पोस्ट, एक है आपकी एपीएफसी, राइट, एक पोस्ट है आपकी एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, राइट, और बाकी जो 2 पोस्ट हैं वो है, एक है आपकी ईओ की, ठीक है, और एक पोस्ट है आपकी एओ की, राइट। ईओ मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ आपका ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर की। अब ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी रैंक वाली जॉब है ये। यहाँ पे काफी अच्छा पे स्केल आपको मिलेगा, राइट। तो ये जो आपका ईओ और एओ है, यहाँ पे आपको 8 जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा। और एपीएफसी की अगर हम बात करेंगे तो 10th लेवल का जो पे स्केल है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है। ऑफिसर रैंक की कमिश्नर आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जॉब है, तो आप समझ सकते हो नाम से ही कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसी अकॉर्डिंग जो डेजिग्नेशन है वो भी काफी अच्छा है, राइट। तो अब जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम है वो 2 फेज में होगा। ठीक है, 2 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2। अगर बात करें हम फेज 1 की, तो फेज 1 में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका होगा और दूसरा जो फेज होगा वो होगा इंटरव्यू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो रिटन एग्जाम होगा स्टूडेंट, ये आपका 70 जो भी आपका एग्जाम में स्कोर आएगा उसका तकरीबन 70% यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम का माना जाएगा और 30% होगा आपका इंटरव्यू का। तो इन दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के बाद क्या होगा, उसी के बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि बेसिकली रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, अब ये रिटन एग्जाम का यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिलेबस मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, ये मैं आपको बता रही हूँ ईओ का। ईओ और जो एओ वाली जो पोस्ट है ये उसका सिलेबस है। एपीएफसी के जो पोस्ट है वहां पे थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है, 1-2 चीजें वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हुई है तो वो भी आपको पढ़नी है। तो हम पहले ईओ एओ का सिलेबस देख लेते हैं। एपीएफसी का सिलेबस भी मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में वहां पे मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले देखो, पहले यहाँ पे आएगा बेसिकली जनरल इंग्लिश आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रफली अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो यहाँ पे जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है वो 20 है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आपको इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका हिस्ट्री है यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको तैयार करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपका 1857 से जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1857 के बाद का जो सारा टाइम पीरियड है वहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, वो सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें करंट इवेंट और डेवलपमेंटल इश्यूज यानी करंट अफेयर जो है आपका वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई अगर गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी लेकर आई है, कोई स्कीम अगर आई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक आपको पढ़ना है। देन इसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक सा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉमर्स फील्ड से जो बच्चे होंगे उनको भी यहाँ पे फायदा है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको अकाउंटिंग करनी होगी। बहुत ही बेसिक सा पढ़ना होगा क्योंकि ये जो जॉब है, यहाँ पे जो वैकेंसी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में अगर किसी ने बीएससी किया हुआ या नॉर्मल अगर वो उसने बीए भी किया हुआ है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। ये नया है क्योंकि आपको जो भी अगर आप दूसरे एग्जाम देखोगे, चाहे एग्जाम एसएससी का कोई भी सीजीएल हो, कोई भी दूसरे एग्जाम्स हो, वहाँ पे जनरली ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पे ये सिर्फ इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्पेसिफिकली यहीं पर ये तैयार करना है।
वरना ये जो बाकी ये आपके जनरली जो आपके एचआर जो होंगे, ठीक है, या एमबीए वगैरह में आपको पढ़ना होता है, या फिर जो आपका सीएस वगैरह होगा, सीए वगैरह होगा, वहां पर इनको पढ़ाया जाता है, या फिर लॉ की जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी बहुत ही बेसिक आएगा, ये भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ठीक है, तो वो बेसिक इसकी तैयारी मैं आपको यही ऑनलाइन सीरीज के थ्रू आपको कराऊंगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल साइंस होगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे तकरीबन 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी यहाँ पर बेसिक मैथ्स होगा आपका और साथ में रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। और लास्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसके भी लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है और ये सिलेबस याद रखिएगा ईओ और एओ का है। अगर मैं एपीएफसी की बात करूंगी तो वहां पर कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे यहीं पर अगर ऐड करने की बात की जाएगी तो आप ये देखिएगा यहाँ पे जो ऐड होगा, एक तो बेसिकली यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एक्स्ट्रा है, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, एपीएफसी के लिए, राइट। इसके अलावा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना होगा, सेंसेक्स आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऐड हो जाता है, अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो एपीएफसी के सिलेबस में ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। साथ में मैथ्स में जो आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक्स भी ऐड हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ना है। ये 3 चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा है एपीएफसी के सिलेबस में, ठीक है। तो एपीएफसी का सिलेबस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और ईओ और एओ का सिलेबस भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। तो आई होप कि आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई अब इशू नहीं होगा, क्योंकि देखो सिलेबस जब तक पता नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि बच्चे अगर हिस्ट्री होगा तो अगर सपोज करो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, मिडाइवल आप पढ़ रहे हो, तो वो यहाँ पे कोई रेलिवेंट नहीं है। तो चीजें वही पढ़ो जो रेलिवेंट है, जो आपका स्कोर बढ़ाए, ठीक है। तो स्कोर आपका जहां से इंप्रूव हो सकता है वो चीजें पढ़ो। और जो ये रिटन टेस्ट होगा स्टूडेंट, इसका जो ओवरऑल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो रिटन टेस्ट आपका होने वाला है, इसका जो मार्क्स है वो है 300 और जो आपका इंटरव्यू होगा ये 100 मार्क्स का। तो टोटल ऑल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 400 मार्क्स की बनेगी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा सो दैट आपको मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है आपको, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी ये जॉब आई, वैकेंसीज आई है, पता नहीं आने वाले टाइम में कब ये आए, तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब शुरू करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर को। सबसे ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में बेसिकली हम देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी आखिरकार है क्या, ये क्यों हमें पढ़ने की जरूरत है ईपीएफओ के सिलेबस में, ईपीएफओ ने क्यों इस चीज को इंक्लूड किया है। देखो सोशल सिक्योरिटी, अब इंग्लिश में तो सोशल सिक्योरिटी बोलेंगे और हिंदी में इसका मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। यानी सामाजिक सुरक्षा किन्हें देनी है, यानी बेसिकली क्या होगा, जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स आपके कहाँ पर काम करेंगे, 2 सेक्टर्स में आपके वर्कर काम करते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग होंगे उनको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट या फिर वो जो कंपनी है वो सारे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करेगी, अगर आप किसी जगह पे आप एम्प्लॉय हैं, वहां पे क्या होगा, आपको प्रॉपर सिक लीव दी जाएंगी, ठीक है, वहां पे आपका पेंशन वगैरह पीएफ अकाउंट होगा, ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को इस तरह की कवरेज प्रोवाइड करती हैं, राइट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बट अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है ना, स्ट्रीट वेंडर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्ट्रीट वेंडर के अलावा जो सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जो आपके सफाई कर्मचारी होंगे, घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, ये सारा का सारा क्या है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो सब आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात की जाएगी, रफली सिर्फ 10% जो पीपल हैं वो ही सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। 90% लोग अभी भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंगेज हैं और ऐसे लोगों को ही हमें सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान करनी है। अगर इसके मीनिंग पर हम जाएं कि सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, प्रोटेक्टिंग अ वर्कर एंड हिज फैमिली अगेंस्ट वर्क और हेल्थ रिलेटेड इवेंचुअलीज। बेसिकली क्या होगा, अगर कोई वर्कर है वो कहीं पर काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी प्रीमिसाइज में अगर वो काम कर रहा है
तो उस वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उस वर्कर को ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उसको भी प्लस उसकी फैमिली को भी, अगर कोई उसको सपोज करो कोई उसको इशू हो जाता है, कोई उसको हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है, तो उस केस में वो काम तो कर नहीं पाएगा। तो उस केस में उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलेगा उसे वो ये सोशल सिक्योरिटी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सिक्योरिटी में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बने हैं जो इन वर्कर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, और अगर इन केस अगर इनकी डेथ हो जाती है या फिर इंजरी ऐसी हो कि जिसमें वो परमानेंट डिसेबल हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी परिवार को दिया जाएगा, उसकी फैमिली को दिया जाएगा। अब ये जो इवेंचुअलीज हैं ये क्या हो सकती हैं? इन इवेंचुअलीज में जैसे आप देखोगे सबसे पहले सिकनेस, अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और काम करने के दौरान अगर वो बीमार पड़ जाता है, तो बीमार होने पर उसको किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसको किस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। मैटरनिटी, आपको पता है मैटरनिटी ये जो टाइम पीरियड होता है ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, राइट। स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा उस टाइम पर अगर कोई एम्प्लॉय वर्कर स्पेशली जो फीमेल वर्कर है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वहां पर उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो काम पे नहीं आ पाएगी तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार उसको किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, तो वो यहाँ पर आपको देखना है कि मैटरनिटी के टाइम पे जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, ठीक है। किस तरीके से गवर्नमेंट उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, किस तरीके से हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर कोई इंसान काम कर रहा है किसी भी कारणवश अब वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है, डिसेबल हो जाएगा तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है यानी उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इस केस में उसका जो परिवार है उसके परिवार का जो मतलब आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसको किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी या उसके लिए क्या क्या ऐसे एक्ट्स बनाए हुए हैं जो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अगर डेथ हो जाती है तो ये तो बहुत ही ऐसा टाइम है, अगर डेथ हो जाएगी, जैसे आप देखोगे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिनकी मतलब डेथ हो गई है, तो उस केस में उनके जाने के बाद, और वही अकेले काम करने वाले थे अपने फैमिली में, तो उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली की जो जरूरतें हैं, है ना, क्योंकि देखिए हम एक ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल होने के साथ साथ जो अगर आप ये जीवन जी रहे हो तो यहाँ पे जो मनी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनी सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें हैं वो आपके पैसे से ही पूरी होंगी। तो अगर किसी एम्प्लॉय की किसी वर्कर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके परिवार को आर्थिक मदद कौन देगा? तो ये जो सोशल सिक्योरिटी में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम चला रही है जिनके थ्रू क्या होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसको किस तरीके के बेनिफिट मिलने चाहिए, किस तरीके से सरकार या इन एक्ट के थ्रू उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। दूसरा यहाँ पे आएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तो आप देख सकते हो, अगर फैक्ट्री अगर बंद हो जाए, ठीक है, कोई फैक्ट्री है अचानक बंद हो जाए, तो वहां पे जो वर्कर हैं वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट उनको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज है, ओल्ड एज वो टाइम है जहां पर आपको कंप्लीटली आप डिपेंडेंट हो जाते हो, अपने घर पे डिपेंडेंट हो जाओगे अपने बच्चों के ऊपर। तो उस केस में अगर फैमिली में अगर आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको आपकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ओल्ड एज में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इवेंचुअलीज हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में सामाजिक सुरक्षा के तहत आपको सुरक्षा प्रदान करती है। वो सुरक्षा चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, बेरोजगारी के समय में अगर डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहां पर सरकार ने अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या क्या एक्ट्स और किस किस तरह की स्कीम्स वो चला रही है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो ये सोशल सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके कुछ मेजर वर्किंग एरियाज हैं। किन एरियाज में ये काम करेंगे? सबसे पहले होगा हेल्थ से रिलेटेड, यानी जो वर्कर अगर काम कर रहे हैं अगर उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स मतलब चलाई जाएंगी, क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर ऐसा है जहां पर अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और उसको अगर कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी लग जाए, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। और अगर किसी वर्कर की सैलरी ही सपोज करिए 6,500 रुपए है, मंथ में वो 6,500 रुपए अर्न कर रहा है, तो बताइए वो बीमारी का खर्च कैसे उठाएगा, या उसकी फैमिली में अगर लोग बीमार हो जाए तो वो कैसे ये खर्च उठाएगा। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में बेसिकली क्या, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है जहां पर क्या है, हेल्थ से रिलेटेड सिक्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, राइट। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा
आपका ओल्ड एज बहुत बड़ा वो है कि अगर 60 साल के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट का आपका टाइम हो जाएगा, उस टाइम पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किस रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, यही है सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि ओल्ड एज वो टाइम होगा जहां पे आप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप कैसे काम करोगे। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब लोग साथ में रहते थे, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो आपस में शेयर होती थी। बट अब के टाइम में क्या है, अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर परिवार न्यूक्लियर रहने लगे हैं, ठीक है। काम करने की वजह से लोग बाहर अर्बन सिटीज में शिफ्ट होने लगे हैं, फैमिलीज को भी वहीं साथ रख रहे हैं। तो जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो घर पे रह रहे हैं, उनको देखभाल कौन करेगा। उनके ओल्ड एज में सबसे ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे पैसा कौन खर्च करेगा, फाइनेंस इन लोगों को कहां से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार सोशल सिक्योरिटीज के तहत बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेकर आ रही है जहां पर इन लोगों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा कवरेज किसको दी जाएगी, विमेन्स को, जो विमेन्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो विमेन एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो विमेन एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे काम कर रही हैं, उनको किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं, मेन आपके कारक हैं जहां पर आप देखोगे कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये तो हो गया सोशल सिक्योरिटी। अब अगर आप देखिए सोशल सिक्योरिटी का जो अगर इंडिया में बात की जाए तो वहाँ पे बेसिकली कवरेज क्या होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट से रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन से, रिहैबिलिटेशन का मतलब अगर किसी कोई भी पर्सन अगर डिसेबल हो जाता है, और ये डिसेबिलिटी भी दो तरह की होगी, एक होगी टेम्परेरी और दूसरा आपका होगा परमानेंट डिसेबिलिटी। टेम्परेरी में क्या होगा कि सपोज करिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मशीनरीज का साउंड बहुत ज्यादा आता है, तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो सुनने की क्षमता है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो सुनने की क्षमता कम होना शुरू होगी, हियरिंग जो आपकी कैपेसिटी है वो उसमें लॉस होने लगा है, हियरिंग लॉस होने लगा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में भी क्या है, सुधार है, समझ लीजिए, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारा ट्रीटमेंट भी आपका सोशल सिक्योरिटी के तहत कवर किया जाता है, राइट। इसके अलावा कंपनसेशन की सुविधा है। कंपनसेशन का मतलब होगा मुआवजा देने की, है ना। अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई डिसेबल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, सरकार के द्वारा या जो बहुत सारे एक्ट्स, जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे अगर वर्कर हैं तो उनको अगर कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिस वजह से डेथ हो जाए या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहां पर क्या है, जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो वहां पे ऑनर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको कंपनसेट करे, उनको मुआवजा दे, वर्कर को मुआवजा दे, उसके परिवार को मुआवजा दे, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अगर इंडिया में सोशल सिक्योरिटी ना हो तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी तो यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या है, वो चोरी वगैरह करेंगे। चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, छोटे बच्चों से काम कराना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई बहुत गरीब फैमिली है, वहां पे अगर एक ही काम करने वाला है और बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े होने का मतलब है जब वो समझ लीजिए 10-12 साल के हो जाएंगे, तो फैमिली में जो उसके पेरेंट्स होंगे वो चाहेंगे कि ये पढ़ने क्या जाएंगे, इनको किसी काम पर लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में, आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी, आप देखोगे जो छोटे छोटे टी स्टॉल्स होते हैं, कोई ढाबा वगैरह होगा, वहां पे आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी लोगों का आपस में विश्वास, यानी अगर कहीं पे कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसका उसके एम्प्लॉयर पर, ऑनर पे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम काम तो कर रहे हैं, अगर इस बीच कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उस केस में हमारी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसीलिए सरकार सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के तहत बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाती है, बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो, लोगों को कवरेज मिल पाए, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम सुविधा प्रदान कर पाए, ठीक है। तो जो सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी, अगर बात की जाए तो 1942 में ये जो डेफिनेशन थी ये दी गई थी सर विलियम बेब्रिज के द्वारा, ठीक है। विलियम बेब्रिज के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी, और इन्होंने जो एक स्कीम थी, सोशल इंश्योरेंस स्कीम, ग्रेट ब्रिटेन में चली थी, जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये स्कीम चली थी उसके तहत इन्होंने ये पूरी तरीके
तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन दी थी। इनका कहना ये था कि अगर वॉर में और इन केस अगर लोगों को के साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो उनकी अर्निंग कैपेसिटी है ना, उनकी जो काम करने की क्षमता है, जो कमाने की जो क्षमता है वो घट जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और अगर बुढ़ापे की एज है तो रिटायरमेंट अगर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो फैमिली है, फैमिली की जो एक्सपेंडिचर्स है उनका खर्चा कौन उठाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक परिवार में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चाहे पढ़ाई का एक्सपेंडिचर हो, शादी का खर्च हो, है ना, बहुत सारी ऐसी थ्रू आउट द लाइफ ये सब चीजें रहती हैं, तो वो खर्च कहाँ से पूरा होगा। अगर वो जो एम्प्लॉय है अगर उसको कुछ हो जाता है, जो ब्रेड अर्नर है, जो घर में एकमात्र ऐसा पर्सन है जो बाहर काम करने के लिए जा रहा है, अगर इसके इन केस उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके मिसहैपनिंग के बाद उसकी फैमिली का पीछे से ख्याल कौन रखेगा। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी है यही बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से यही चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि मेजर एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा आपसे जा सकता है कि कौन पर्सन था जिसके द्वारा सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा दी गई, तो वो दी गई थी सर विलियम बेबरिज के द्वारा, ठीक है। ये याद रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक्चुअल में सोशल जो सिक्योरिटी है ये एक्चुअल में है क्या। तो देखिए सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपका स्टैब्लिश होता है बाय लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ओरली बोला और उस चीज को कोई लॉ उसके रिगार्डिंग नहीं बनाया, ठीक है। तो जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएंगी, जो भी एक्ट बनाए जाएंगे वो लॉ के तहत अप्लाई होंगे, लॉ के तहत उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और वो लॉ के तहत इम्प्लीमेंट होंगे तो अगर कोई उन लॉज को नहीं मानेगा, उन एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे अगर कोई उनको नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपके कंपनी के ऑनर्स होंगे, फैक्ट्री मालिक होंगे, अगर वो उन लॉज को नहीं मानेंगे तो उनके केस में क्या होगा, पेनल्टी उनके ऊपर इंपोज होगी, फाइन उनके ऊपर इंपोज होगा, राइट। अब सोशल सिक्योरिटी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमें कैश प्रोवाइड करना है, कैश बेनिफिट देना है। जो भी इनकम को हम एटलीस्ट इनकम का जो कुछ पार्ट होगा उस पार्ट का से रिलेटेड कुछ कैश हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये कैश हम कब देंगे, जब कोई भी ऐसी कंटेंजेंसीज हो जाती है। कंटेंजेंसीज मतलब जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, मैटरनिटी अगर आ जाए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर हो जाती है, बीमार अगर कोई हो जाता है, ओल्ड एज और ऐसी रिलेटेड और भी इश्यूज, तो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, हमें कैश के रूप में लोगों को सुविधा प्रदान करनी है, ठीक है। लोगों को, किनको, जो आपका वर्किंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट कि जो बेनिफिट है इस बेनिफिट को किस तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 मेजर वेज हैं जिनके थ्रू ये बेनिफिट दिया जाएगा। पहला मेजर वे होगा आपका सोशल असिस्टेंस, सोशल असिस्टेंस के थ्रू। दूसरा आपका होगा सोशल इंश्योरेंस, यानी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स वगैरह चलाई जाएंगी जहाँ पे लोगों को कुछ अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना होगा एंड सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। एंड देन उसके बाद अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो लोगों को, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनको कंपनसेशन या कैश की फॉर्म में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप देखोगे मनरेगा है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है, अटल पेंशन योजना है, तो उनके तहत क्या होगा, आपका सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के 3 तरीके हैं। पहला है सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस में स्टूडेंट ये होगा कि सरकार यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूट आपका जो एम्प्लॉय है वो नहीं करेगा, यहाँ पे सरकार फ्री बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फ्री बेनिफिट जैसे आप देखोगे राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, कोविड के टाइम पे जो राशन दिया गया ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं जो फीमेल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है इसमें से, जैसे आप देख सकते हो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, उसके तहत जो अगर प्रेग्नेंट लेडी है उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये स्कीम्स ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंसान अपने आप को एनरोल कराता है उसको अपनी जेब से, अपनी सैलरी से कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, सरकार का यहाँ पे दायित्व है, सरकार ही पूरा पैसे का भुगतान करेगी, ठीक है। दूसरा सोशल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की तरह है, इंश्योरेंस जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस स्कीम
स्कीम अगर आप परचेज करते हो, चाहे आप LIC की करिए या किसी भी और चीज की करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम जमा करना होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, आपको एक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब एक धन राशि आपको जमा करनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, ठीक है। वो टाइम पीरियड भी बताया जाएगा एंड देन उसके बाद जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कैश बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पब्लिक सर्विसेज एंड टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जहाँ पे पब्लिक सर्विसेज में जैसे आप देखोगे ट्रांसपोर्ट की सर्विस आप देख लीजिए। बहुत सारी जगहों में क्या होता है, अगर आप रेलवे में भी देखोगे, जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनके जो टिकट है उसमें छूट उनको मिलती है। और दिल्ली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे फीमेल्स जो है उनको टिकट नहीं लेना होता है, ठीक है, उनके फेयर में छूट है। तो ऐसी जो छूट सरकार देती है, या फिर जो विमेन्स हैं अगर वो घर वगैरह परचेज करती है तो उनको हाउस टैक्स नहीं देना होता है, वहाँ पे छूट होती है। तो ये सारी चीजें जो सरकार इस तरीके की कुछ कंसेशन जो देगी सरकार, वो आपकी पब्लिक सर्विसेज कहलाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे द मोस्ट वेल नोन टेक्निक अडॉप्टेड बाय द सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रेजेंट नो डाउट अबाउट सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। तो जो बेसिक जो मेजर वे में जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स के, सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका है आपका सोशल असिस्टेंस और दूसरा है आपका सोशल इंश्योरेंस। दो ही तरीके से आपकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें दो तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, एक सोशल असिस्टेंस के थ्रू और दूसरा सोशल इंश्योरेंस के थ्रू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि सोशल इंश्योरेंस क्या है और आपका सोशल असिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। अभी यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि जो सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मेनली ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होगा उद्देश्य, कि जो हम ये सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब तक आप खुद भी देखोगे, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आपका खुद का कोई मोटिव होगा, कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा, उसी के तहत आप ये एग्जाम देना चाह रहे होंगे, आप इतनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो पाए। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पे भी कुछ उद्देश्य हैं। वो क्या उद्देश्य है, जरा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य कंपनसेशन का। कंपनसेशन का मतलब हो जाएगा मुआवजा। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के दौरान, है ना, अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उस काम करने के दौरान कुछ एक्सीडेंट की वजह से उसको इंजरी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा काम नहीं कर पाएगा, ऐसे केस में उस पर्सन को और उसकी फैमिली को कैश के फॉर्म में कुछ मुआवजा दिया जाएगा, राइट। इसी को बोलेंगे कंपनसेशन करना। दूसरा होगा रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि सपोज करो कोई इंसान था, वो बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसने छुट्टी ले ली, ठीक है, या उसने कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, जो मालिक होगा, वो चाहे तो दोबारा से उन इंसानों को या उस वर्कर को काम पर रख सकता है, ठीक है। तो दोबारा से जो काम करने का जो होगा टाइम पीरियड, उसको बोलेंगे रिस्टोरेशन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इसको दूसरी फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो, जो हम कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपनसेशन भी बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे उसकी भी अमाउंट बढ़ा दी जाएगी। जैसे आप देखोगे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड के टाइम पे क्या था, बहुत सारी फैक्ट्रीज में 50% कर दिया गया था एम्प्लॉयज को, यानी बाकी जो 50% थे उनको ले ऑफ कर दिया था। ले ऑफ मतलब वो लोग घर पे थे, उनको जॉब से एक तरीके से थोड़ी टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, सिचुएशन नॉर्मल हुई, वापस से उन लोगों को दोबारा से रीजॉइन करा लिया गया। तो ये जो तरीका होता है दोबारा से रीजॉइन कराने का, वो कहलाता है आपका रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन में आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज को आप देखोगे, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है, कंपनसेशन भी उनको दिया जाता है। प्लस अगर घर में माइनर है और अगर 25 साल से कम की उम्र है तो उस पर्सन को या उसका कोई बच्चा है तो वो चाहे तो गवर्नमेंट जॉब उसको ज्वाइन भी करवा ली जाती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब में उसको रिक्रूट कर लिया जाता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर और अ मदर, राइट। तो ये भी है, तो ये भी एक तरीके से रिस्टोरेशन ही है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो मतलब यही है कि आप कोशिश करें कि जो लॉस है वो ना हो, है ना, लॉस ना हो, सिकनेस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनवैलिडिटी ना हो, ठीक है। तो हम चीजों को प्रिवेंट ही करेंगे, कोशिश ये रहेगी कि बचाव करके चलें ताकि ऐसी कोई कंटेंजेंसी हो तो उसमें ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, एक होगा कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। आई होप कि स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को बिल्कुल कोशिश की जाएगी उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सोशल ट्रांसफर है,
सोशल ट्रांसफर कह लीजिए इसको, या इसको कह लीजिए आप सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो सोशल सिक्योरिटी होगी ये बेसिकली दो तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। सोशल ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, या तो हम कैश ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये कैश ट्रांसफर होगा ये दो तरीके से होगा, एक होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी और दूसरा आपका होगा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको कुछ अमाउंट क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको कुछ अमाउंट अपनी जेब से जमा करना है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे योगदान। ठीक है, कुछ ना कुछ योगदान आपको देना पड़ेगा। जब तक आप योगदान नहीं करेंगे आप जो भी स्कीम है, जो भी सुविधा है, उसका लाभ आप नहीं उठा पाओगे। अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक होता है कंपलसरी और दूसरा होता है वॉलंटरी। कंपलसरी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा, जैसे सोशल इंश्योरेंस की बात की जाए, जब आप देखोगे अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करोगे तो वहां पर ईएसआई एक एक्ट के तहत क्या होगा कि एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का वहां पे डिपॉजिट कराना होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जहां पर पीएफ फैसिलिटी होगी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स वहां पे चल रही होंगी, तो वहां पे क्या होगा, कुछ एक सर्टेन अमाउंट सैलरी से डिडक्ट करके आपका डिपॉजिट कराया जाएगा, और जब आपका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, वही पैसा आपको पेंशन के फॉर्म में आपको हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कंपलसरी। दूसरा वॉलंटरी मतलब होगा अपनी इच्छा से। जैसे आप देखोगे इनफॉर्मल सेक्टर में आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हो। ठीक है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है, एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस तो ये हुआ कि पूरा फुल ऑन कवरेज। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे आप सपोज करिए कोई बीमारी से रिलेटेड आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। तो वॉलंटरी का मतलब हो जाएगा कि आप अपनी इच्छा से कोई सोशल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं किसी भी इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर का यहाँ पे मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे आप LIC ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी बिरला इंश्योरेंस है। ठीक है, बहुत सारी ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं, अगर आप इनको परचेज करते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होगा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई योगदान नहीं करना है। यहाँ पे जो योगदान करेगी वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट करेगी, सरकार के द्वारा यहाँ पे योगदान किया जाएगा। और यहाँ ये जो योगदान होगा बेसिकली किनको दिया जाएगा, यहाँ पे लाभ किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो लाभार्थी होंगे वो कोई एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप होगा। टारगेटेड ग्रुप में आप देख सकते हो जैसे कोई एक निश्चित वर्ग होगा जिसको हमें टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ओल्ड पीपल है ना, ओल्ड पीपल जो है उनसे रिलेटेड अटल पेंशन योजना है। ठीक है, अगर विमेंस हैं तो विमेंस से रिलेटेड जैसे बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है, जैसे इसमें अगर मैटरनिटी का टाइम है तो उस मैटरनिटी के टाइम पर जो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना चल रही है वो उसके तहत अगर बात की जाएगी अगर नॉन टारगेटेड की, तो नॉन टारगेटेड में आप देखोगे ये सबके लिए होगी ओवरऑल स्कीम्स जो सरकार चलाएगी जिसके तहत सबको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली दो तरीके होते हैं कि किस तरीके से हमें कैश बेनिफिट प्रोवाइड करना है। सोशल ट्रांसफर यहाँ पे शब्द दिया गया है। ठीक है, तो दो तरीके आप याद रखेंगे, एक होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी आपको अपना योगदान देना पड़ेगा, दूसरा होगा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। नॉन का मतलब आपको कोई योगदान नहीं देना है, सरकार डायरेक्टली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ पर ये डिफरेंस भी दिया हुआ है तो आप ये डिफरेंस को भी स्टडी कर लीजिएगा। ये डिफरेंस क्या है, सिंपली आप देखोगे अगर सोशल असिस्टेंस की बात की जाएगी तो जो सोशल असिस्टेंस होगा उसको हमेशा याद रखिएगा वो आपका नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा। और सोशल इंश्योरेंस तो यहाँ पे इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सोशल असिस्टेंस में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कैश की फॉर्म में मिल सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ फूड एड मिल सकता है। फूड एड जैसे आपको देखोगे राशन कोविड के टाइम पे सबको दिया गया था, मुफ्त राशन जो दिया गया था वो सोशल असिस्टेंस का ही एक तरीके से पार्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको सोशल असिस्टेंस में आपको देखो फीलिंग ऑफ चैरिटी और सिंपैथी जैसी फीलिंग होगी, यानी यहाँ पे एक तरीके से हम चैरिटी कर रहे होंगे, राइट। अगर सोशल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड, कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर सोशल असिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वनरेबल ग्रुप है, ठीक है, वनरेबल ग्रुप में जैसे आपके जो बूढ़े लोग होंगे या डिसेबल्स होंगे उनको टारगेट किया जाता है कि उनकी जो इनकम है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम उनको दिया जाए।
ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो जाएगी, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स हो जाएगा, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सोशल इंश्योरेंस में कि जितनी भी तरह की कंटेंजेंसीज हैं, जैसे सिकनेस हो गया, मैटरनिटी हो गया, ओल्ड एज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सभी केस में क्या होगा, जो भी वो पर्सन है उसकी अर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। उसकी फैमिली को निश्चित फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देखोगे ESI स्कीम्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम्स होंगी, LIC की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये सब के सब आपका सोशल इंश्योरेंस के तहत आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस समझ आया होगा। अगर यहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेसिकली काम करेगी आपकी सोशल असिस्टेंस पर। सोशल असिस्टेंस पर बेसिकली जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग से जो गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। आपको ये भी याद रखना है कि ILO जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, ठीक है। और ये जो मजदूर संघ है उनके जो अधिकार हैं उनके खिलाफ ये पूरे विश्व में ये लोग उनके राइट्स के लिए लोग लड़ते हैं। जो भी अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है किसी भी कंट्री में रिलेटेड टू लेबर लॉज और ये सारी चीजें, वो सब के सब आपका ILO में जाकर यहाँ पर ये आप सुनवाई हो सकती है, ठीक है। अब इंडिया में एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आई थी वो आई थी 1944 में। किसने ये स्कीम किनके थ्रू आई थी? ये थी आपके प्रोफेसर BP अदरकर, ठीक है। जो BP अदरकर हैं इन्होंने सबसे पहले सोशल स्कीम्स इंडिया में डेवलप की थी, ठीक है, 1944 में। और उसी के तहत आप देखोगे ये बहुत सारी स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। तो इन सभी स्कीम्स को हमें डिटेल में पढ़ना है और यही सारी स्कीम्स हमें कवर करनी है आपकी सोशल सिक्योरिटी के इस सीरीज में, इस पोर्शन में, जिसमें आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में हम पढ़ेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये प्लस स्टूडेंट यहाँ पे और कुछ चीजें ये पढ़ी जाएंगी कि जो तकरीबन 29 जो लॉज थे जो अलग अलग आपको पढ़ते, अब गवर्नमेंट ने उनको 4 मेजर लेबर लॉज में उनको कोड कर दिया है, 4 मेजर लेबर कोड्स में उनको कंपाइल कर दिया गया है। तो अब आपको ये सारे के सारे 29 जो लॉज हैं लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड वो आपके 4 लेबर कोड्स के अंदर उनको कंपाइल कर दिया है। तो अब इनको पढ़ना थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा और एग्जाम में पुराने जो लॉज हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पर, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अभी जो नए लेबर लॉज आए हैं इन्हीं लॉज में जो कुछ चेंजेस हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग, उन चेंजेस को भी हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं पर ओवर होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को बिल्कुल लिया जाएगा और जो भी डाउट है वो आपका सॉल्व किया जाएगा। तो कोशिश करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लोग EPFO की तैयारी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और क्योंकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपकी तैयारी जो EPFO की मैं करवाने वाली हूँ, स्पेशली जो ये पोर्शन है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यही काम करना होगा, एक काम करना होगा कि आपको लाइक करना होगा, ठीक है, शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, और आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो उसका मुझे इंतजार रहेगा, सो दैट अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर इस लेक्चर में, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।